दोपहर के 2 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही गोलाबारी का भारत ने जवाब दिया है। कल रात पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी का जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तान के 4 सैनिकों को ढेर किया है। यही नहीं, भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई सैनिक घायल भी हुए हैं। भारत की तरफ से पाकिस्तान के दिए गए जवाब में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की नीलम घाटी नकलयाल सेक्टर में भारी तबाही हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान के जरिए आ रही है, जहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलाबारी का जवाब दिया है। ये तगड़ा जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। कल रात पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी का जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तान के 4 सैनिकों को ढेर कर दिया है। यही नहीं, भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई सैनिक घायल हुए हैं। भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए जवाब में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की नीलम घाटी नकलयाल सेक्टर में भारी तबाही हुई है। हमारे साथ पवन शर्मा सहयोगी जुड़ रहे हैं। पवन, क्या और अपडेट है इस पे? देखिए, जहां एक तरफ चीन के साथ भारत की सेना वहां लड़ रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान कल पूरा दिन सीज फायर का उल्लंघन करता रहा। सुंदरबनी सेक्टर जो रजौरी जिले का है, केरी बट्टल इलाका, इस इलाके में हैवी मशीन गन फायरिंग और मोटार शेलिंग की गई। कश्मीर के नौगाम सेक्टर में की गई। नीलम वैली की तरफ से काफ़ी ज़्यादा फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई और भारतीय सेना ने बीती रात जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए POK के बिम्बर, नकयाल और नीलम घाटी का जो उनका सेक्टर है, वहाँ पर काफ़ी तबाही पाकिस्तान की हुई है। 3 से 4 बड़ी पोस्टें जो फॉरवर्ड पोस्टें थी पाकिस्तानी सेना की, वो तबाह हुई हैं और 4 के करीब सैनिक मारे गए हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो घायल हुए हैं, जिनको वहाँ पर जो सोर्सेज बता रहे हैं कि एम्बुलेंस की मूवमेंट वहाँ फॉरवर्ड इलाकों में देखी गई। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर उनके घायल हुए हैं। जिस तरह से लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था, तो भारत ने एक बड़ी जवाबी कार्रवाई बीती रात पाकिस्तान के खिलाफ की है। POK में जमकर जो फायरिंग पाकिस्तान की थी, नकलयाल सेक्टर में भारी तबाही हुई है, लेकिन साथ ही बिम्बर में का भी जिक्र आपने किया, जहां पर पहले हमने चेक पोस्टों को तबाह किया था पाकिस्तान की। अब बिल्कुल देखिए, बिम्बर जो इलाका है, जो बिल्कुल मेंढर के उस पार का पड़ता है और रजौरी का जो नौशहरा सेक्टर है उसी के साथ जुड़ता हुआ है। और नकयाल और नीलम घाटी जो कश्मीर के उस पार के इलाके हैं, इन इलाकों से लगातार पाकिस्तानी सेना जो थी वो भारतीय सेना को टारगेट करती थी। लेकिन कल शाम को जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हैवी फायरिंग हो रही थी, वो भारतीय सेना ने भी तीनों सेक्टरों में जमकर जवाबी कार्रवाई की है और पाकिस्तान को तीनों सेक्टरों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो हुआ है। बिम्बर में भी इनकी पोस्टें तबाह हुई है, नीलम घाटी में भी और नकयाल सेक्टर में भी। तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता हुआ। इधर गलवान में 20 जवानों के शहीद होने की वजह से देश भर में चीन के खिलाफ गुस्सा है, जिसे लोग चीनी सामान का विरोध जताकर जाहिर कर रहे हैं। देश भर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिनमें लोग चीनी सामान का विरोध करते दिखे। हम आपको 6 तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां चीनी सामान को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जबकि पश्चिम बंगाल के आसनसोल में और यूपी के कानपुर में भी चीनी सामान और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की शव यात्रा निकाली गई। सामान को जलाया गया। पटना में लोगों ने गधों को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर वाली माला पहना दी, जबकि गुजरात के कच्छ और राजस्थान के चूरू में भी लोगों ने चीनी सामान को जलाया और उसका बहिष्कार किया। और पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की शव यात्रा निकाली। इस दौरान सड़क पर लोगों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील की और सड़क पर ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला भी जला दिया। देश भर में चीन के खिलाफ गुस्से के बीच कानपुर में चीनी सामान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। लोगों ने चीनी सामान की अर्थी निकाली और उसकी चिता जलाई। इस दौरान लोगों ने अंतिम संस्कार की रस्म भी निभाई और चीन के विरोध में नारे भी लगाए। लोगों ने चीनी सामान की शव यात्रा भी निकाली और नाले के पास अर्थी को आग लगा दी, जिसके बाद उसे नाले में फेंक दिया। पटना में भी लोगों ने चीन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है, प्रदर्शन किया है। इस बीच लोगों ने चीन के राष्ट्रपति की तस्वीर पर मुर्दाबाद लिखकर उसे गधों की माला पहना दी। लोगों ने चीन के खिलाफ नारे भी लगाए और गलवान में 20 जवानों के शहीद होने पर चीन के खिलाफ विरोध जताया। चीन के दिल्ली की जो लक्ष्मी नगर इलाका है, वहां पर भी चीन को लेकर भारी विरोध है। लोगों ने चीनी सामान को जलाकर विरोध किया है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने चीन और चीनी सामान के बहिष्कार करने के समर्थन में नारे लगाए हैं। इस दौरान एक छोटी बच्ची भी हाथ में एक कागज पकड़े हुए दिखी, जिस पर उसने लिखा कि वो चीनी खिलौनों से नहीं खेलेगी।
आज हम ये सारा सामान तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, उसकी होली करेंगे जलाकर, ताकि लोगों को एक मैसेज जाए कि जैसे हम आम जनता भी कर रही हैं ऐसे सभी लोग करें इस चीज़ का, क्योंकि चीन के लोगों के पास विश्वास करने लायक लोग नहीं है वो। यह चाइना के सामान की जो हमने होली जलाई है वो अपने गुस्से का इजहार किया है। चाइना एक तरफ तो दोस्ती की बात करता है, एक तरफ हमारे 20 जवानों को शहीद कर देता है। और गलवान में चीन से झड़प में 20 जवानों के शहीद होने के बाद देश भर में चीनी सामान का विरोध हो रहा है, जिसमें अब इलेक्ट्रॉनिक बाजार से जुड़े कारोबारी भी शामिल हैं। दिल्ली में ऐसे कई बाजार हैं जहां चीन में बना इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री यहां होती है, लेकिन वहां के कारोबारियों ने साफ कर दिया है कि एक प्लेन में शहीदों के पार्थिव शरीर और एक प्लेन में चीनी सामान भारत लाया जाए, ये उन्हें मंजूर नहीं है। मुर्दाबाद भाई मुर्दाबाद। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पूर्व सैनिकों ने गलवान में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ चीन के विरोध में प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चीन और चीनी सेना के खिलाफ नारे लगाए हैं और नारे लिखी तख्तियां वो पकड़े दिखे। पूर्व सैनिकों ने चीनी सामान के बहिष्कार का भी ऐलान किया। मुर्दाबाद भाई मुर्दाबाद। उधर गुजरात के कच्छ में भी लोगों ने चीनी सामान का विरोध किया। सड़क पर चीनी सामान का एक पुतला जलाकर लोगों ने प्रदर्शन किया और लोगों से चीनी सामान के बहिष्कार करने की अपील की। राजस्थान के चूरू में चीन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए लोगों ने चीन के झंडे को जलाया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चीनी सामान को भी एक जगह इकट्ठा रखकर उसमें आग लगा दी। लोगों ने चीनी सामान के बहिष्कार का भी फैसला किया। पटना में पूर्व सांसद पप्पू यादव भी चीनी सामान के विरोध में उतर आए। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया और एक मशीन पर चढ़कर चीनी कंपनी के विज्ञापन वाले होर्डिंग पर कालिख पोती। उन्होंने चीनी सामान के विरोध में नारे भी लिखे और चीन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। वहीं पप्पू यादव ने अपनी पार्टी की तरफ से बिहार के 6 शहीदों को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में शहीद कर्नल बी संतोष बाबू पंच तत्व में विलीन हो गए। शहीद संतोष बाबू की पत्नी और बेटे ने उन्हें सैल्यूट कर श्रद्धांजलि दी। बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लेकर पहुंचे और भारत माता की जय के नारों के साथ नम आंखों से शहीद संतोष बाबू को अंतिम विदाई दी गई। तो शहीद की अंतिम विदाई में बहुत सारे लोग एकजुट हुए और बच्चे और उनकी पत्नी ने उन्हें सैल्यूट कर अंतिम विदाई दी। चीन के साथ झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू का पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक निवास पहुंचा तो इस तरह की तस्वीरें, हर कोई उन्हें अंतिम विदाई के लिए वहां पहुंचा और उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ इस कर्नल को अंतिम विदाई दी, लेकिन उनका शौर्य अमर रहेगा और उनकी कहानियों को हमेशा याद किया जाता रहेगा। एलएसी पर चीन के सैनिकों से हुई झड़प में शहीद हुए पटना के सुनील कुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले उनके पैतृक गांव बिहटा के तारा नगर से मनेर में गंगा घाट तक अंतिम यात्रा निकाली गई। इनमें हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय और शहीद सुनील अमर रहे के नारे लगाए। सुनील कुमार की अंतिम विदाई
ये राजकीय सम्मान के साथ सेना के जवान आप देख सकते हैं। आप देखिए किस तरीके से शोक दिवस तैयारी आखिरी सलामी दी जाएगा। किस लद्दाख में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में शहीद गुरतेज सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहादत की खबर सुनने के बाद पंजाब के मानसा में परिवार में मातम छाया हुआ है। परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। किसान परिवार में जन्मे शहीद गुरतेज सिंह का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचेगा। परिवार के मुताबिक उनकी आखिरी बार 15-20 दिन पहले बात हुई थी। शहीद के करीबियों ने सरकार से मदद की मांग की है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, शहीद गुरतेज सिंह के परिवार में मातम पसरा हुआ है और ये मातम गर्व के साथ साथ बहुत बड़ा दुख भी लेकर आया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रहने वाले शहीद राजेश उरान के पार्थिव शरीर का उनके घर पर इंतजार हो रहा है। शहीद राजेश उरान के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बड़ी संख्या में गांव के लोग शहीद राजेश उरान के घर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। शहीद राजेश उरान साल 2015 में सेना में शामिल हुए थे और कुछ ही दिनों में उनकी शादी होने वाली थी। एलएसी पर झड़प में ओडिशा के मयूरभंज के रहने वाले नंदूराम सोरेन शहीद हो गए। मयूरभंज में उनके परिवार और गांव में मातम है। शहीद नंदूराम की बेटी ने अपने पिता की शहादत पर गर्व होने की बात कही। परिवार ने शहादत का बदला लेने की मांग की है। बिहार के वैशाली में शहीद जय किशोर सिंह के पार्थिव शरीर का इंतजार हो रहा है। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में वो शहीद हो गए थे। शहीद जय किशोर सिंह के बड़े भाई भी सेना में हैं। पिता के मुताबिक बचपन से ही जय किशोर में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। परिवार के लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार से शहीद का स्मारक बनाने की मांग की है। बिहार के भोजपुर के रहने वाले महज 23 साल के जवान चंदन कुमार गलवान घाटी में हुई झड़प में शहीद हो गए, जिसकी खबर मिलते ही परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद जवान चंदन कुमार की मई में शादी होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से शादी नहीं हो पाई। शहीद चंदन अपने घर के सबसे छोटे बेटे थे और सबसे लाडले थे। परिवार के लोग चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर रहे हैं। उनके 4 भाई है। एक देव कुमार जो है अभी EME में है, सुधार है। एक दूसरा भाई भी आर्टिलरी में है और एक तीसरा भाई 9 बिहार में है और चौथा 16 बिहार में। बहुत ही होनहार लड़का था और इसका शुरू से ही था कि हमको सेना में जाना है और देश की सेवा करना है, और देश की सेवा करते हुए देश के लिए शहीद हो गया। और इस जवान के मतलब शहादत बेकार नहीं जाना चाहिए और सरकार से हम यही मांग करते हैं कि एक जवान की जगह 20 जवान को होना चाहिए और उनको सबक सिखाना चाहिए। गलवान घाटी में जवानों की शहादत पर सियासत तेज है। चीन विवाद पर राहुल के सवालों पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता संबित पात्रा ने उनके बयानों को गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को डरा हुआ बताकर राहुल पूरे देश को डरा हुआ बता रहे हैं। प्रकार के भद्दे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री के लिए, जिस प्रकार का अविश्वास आप हिंदुस्तान के प्रति दिखाते हैं, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और ये बहुत ही दुखद है। राहुल जी, कल आपने एक ट्वीट किया था जिसमें आपने बाइट भी दिया था और कहा था कि प्रधानमंत्री छुपे हुए हैं और आप डरिए मत। बंधुओं, प्रधानमंत्री कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। प्रधानमंत्री हम सब का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कोई सिर्फ बीजेपी या एक पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है। मोदी जी केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, राहुल जी के प्रधानमंत्री हैं, सोनिया जी के प्रधानमंत्री हैं और आपके प्रधानमंत्री हैं। और संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम सबके प्रतिनिधि हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं हिंदुस्तान का। ऐसे में जब आप कहते हैं
डरा हुआ प्रधानमंत्री, छुपा हुआ प्रधानमंत्री, तो यह आक्रमण आप किसी एक व्यक्ति पर राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं, यह आक्रमण आप हिंदुस्तान के ऊपर कर रहे हैं। और हिंदुस्तान किससे डर रहा है राहुल गांधी जी? आप क्या कहते हैं? हिंदुस्तान डरा हुआ है? आप क्या कहते हैं? हिंदुस्तान छुपा हुआ है? 20 जवानों ने शहादत दी है, उनको डरा हुआ बताना, उनको छुपा हुआ बताना देश के लिए ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये हमें क्षुब्ध करता है। देश आज क्षुब्ध है आपके बयानों से। और आज पुनः आपने एक इर्रेस्पॉन्सिबल ट्वीट किया है। इससे पहले राहुल गांधी ने चीन से झड़प में गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सैनिकों को वहां बिना हथियार के भेजकर उनकी जान खतरे में डाली गई। भाइयों और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस ने इधर दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका चीनी कंपनियों को दिए जाने का मामला उठाया है। पिछले दिनों ही ये ठेका चीनी कंपनी को मिला है। इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार की रणनीति को चीन के सामने घुटने टेकने वाला बताया है। हालांकि कल ही इस तरह की खबरें आई थी कि चीन की कंपनियों को दी जाने वाली परियोजनाओं को लेकर भारत सरकार विचार कर रही है और इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है। लेकिन प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट कर एक बार फिर से साधा है निशाना। उन्होंने क्या कहा है वो बताते हैं आपको। हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, ऐसे में केंद्र सरकार को मजबूत संदेश देना चाहिए। लेकिन सरकार ने दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका चीनी कंपनियों को सौंपकर घुटने टेकने जैसी रणनीति अपनाई है। तमाम भारतीय कंपनियां भी इस कॉरिडोर को बनाने के लिए काबिल हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने गलवान घाटी में जवानों की शहादत के मुद्दे पर चीन पर निशाना साधा। आठवले ने अपील की कि देश में चीन कंपनियों के साथ चीनी रेस्टोरेंट पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। रावले साहब, बड़े पैमाने पर लोग मांग कर रहे हैं कि चीन से सामान पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाए और आपने कहा है कि चीनी सामान की रेस्टोरेंट में बिक्री भी बंद हो जानी चाहिए। तो मेरी भूमिका ये है कि चाइना ने हमें हमारे साथ धोखाधड़ी करके हमारे 20 नौजवानों को शहीद किया है, उनकी हत्या की है। और चाइना लगातार धोखाधड़ी करने की आदत से अभी टस-मस नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि चाइना की इकोनॉमी में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत सारा सामान चाइना से अपने देश में आता रहा है और चाइना को इकोनॉमिकली डेवलप करने में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन अभी चाइना अगर हमारे साथ युद्ध करना चाहता है, हमें तो बुद्ध चाहिए, लेकिन चाइना हमारे साथ युद्ध करना चाहता होगा, तो मुझे लगता है कि चाइना के इकोनॉमी को कोलैप्स करने की जिम्मेदारी हमारी है। और चाइना से जो प्रोडक्ट आता है, उस प्रोडक्ट जो इंपोर्ट होता है, उस पर पूरी पाबंदी लगानी चाहिए। जो चाइनीज रेस्टोरेंट है, उस चाइनीज रेस्टोरेंट पर पाबंदी लगाने का निर्णय राज्य सरकार ने लेना चाहिए। इस बीच खबर ये आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एनसीआर जिलों के डीएम डीसी के साथ बैठक में गृह मंत्री ने सभी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोरोना के खिलाफ जंग में एनसीआर बतौर एक यूनिट होकर लड़ेगा, न कि अलग अलग जिले या अलग अलग राज्य के रूप में। बैठक में फैसला लिया गया है कि जल्द ही एनसीआर के जिलों में भी कोरोना के आरटी-पीसीआर जांच के जो दाम है वो सभी अस्पतालों में 2400 रुपए किए जाएंगे। ये पहले 4500 रुपए थे। और इसके अलावा एनसीआर के जिलों में जल्द ही एंटीजेंट पद्धति के जरिए भी कोरोना टेस्टिंग की शुरुआत होगी। इसके टेस्ट रिजल्ट आधे घंटे में आते हैं। तो अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ये बात तो बार बार उठ रही थी शुरुआती दौर में, लेकिन आखिरकार मौके की नजाकत को समझते हुए गृह मंत्री ने यह अहम फैसला लिया है। जी बिल्कुल, पिछले 10 दिनों से जो कोरोना वायरस के आंकड़े थे एनसीआर के जिलों में वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। 150 केसेस पर डे
एवरेज 4 जिलों में बढ़ रहे थे, दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद और नोएडा में। तो अब ऐसे हालात को देखते हुए डीसी के साथ और डीएम के साथ गृह मंत्री ने बैठक की है और बतौर एक यूनिट एनसीआर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लड़ेगा। जो नियम दिल्ली के लोगों के लिए होंगे ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी केंद्र सरकार की। यहाँ पर जो यूपी और हरियाणा के भी लोगों के लिए वह नियम हो और सख्ती से उन पर अमल किया जाए। इनमें टेस्टिंग के दाम है, इनमें टेस्टिंग का पैटर्न है, इसमें इलाज की सुविधा है और इसमें बहुत अहम चीज है लोगों की आवाजाही। तो इस पर यहाँ पर बैठक की है डीसी से गृह मंत्री ने और जल्द ही हरियाणा और यूपी के सीएम के साथ भी गृह मंत्री बैठक करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर अमित पांडे इस वक्त हमारे दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि कोरोना पर गृह मंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि दिल्ली एनसीआर एक यूनिट के तौर पर काम करेंगे और साथ ही आरटी-पीसीआर जांच के दाम जो है वो सभी एनसीआर में आने वाले जो अस्पताल हैं वहां पर 2400 रखेंगे। और एक और जो टेस्टिंग की शुरुआत हुई है उस टेस्टिंग को लेकर भी एंटीजन जो पद्धति कही जा रही है उसको भी जल्द एनसीआर के इलाकों में अपनाया जाएगा, जिसके रिजल्ट आधे घंटे में आ जाते हैं। भारत ने गलवान घाटी पर चीन के दावों को खारिज किया है। भारत ने चीन के दावों को तथ्यहीन बताया है। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत में दोनों देशों ने 6 जून को हुए सैन्य समझौते को ठीक से लागू करने पर सहमति जताई है, जिसके बाद भारत ने गलवान घाटी पर तथ्यहीन और बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों को समझौते के विपरीत बताया। भारत के कोरोना आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब तक 3,66,946 हो चुका है। वहीं इनमें 1,94,325 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 12,237 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल भारत में कोरोना से 1,60,384 लोग जूझ रहे हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना की मरीज भी बढ़ रहे हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 1,16,000 के पार है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 50,000 को पार कर गई है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां मरीज 47,000 से ज्यादा हो चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 25,093 है और 5वें नंबर पर है राजस्थान, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 13,000 को पार कर गई है। दुनिया भर के कोरोना मरीजों का आंकड़ा 83,49,519 पहुंच चुका है, जिनमें 40,73,924 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 4,48,958 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दुनिया भर में फिलहाल 38,26,637 एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 21,63,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 9,55,000 के पार हो गई है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 5,52,000 के पार हो गई है। भारत चौथे नंबर पर है, जहां पर मरीजों का आंकड़ा 3,66,000 को पार कर गया है। वहीं ब्रिटेन 5वें नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ में आस्था रखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने पुरी की जगन्नाथ यात्रा पर रोक लगा दी है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा पर रोक लगाई है। ये रथ यात्रा 23 जून से शुरू होनी थी। एक गैर सरकारी संस्था ने कोरोना की वजह से यात्रा को रद्द करने की मांग की थी। याचिका में दलील दी गई थी कि पुरी की जगन्नाथ यात्रा में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और कोरोना संकट के दौरान इन लोगों को रोकना या भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पुरी की जगन्नाथ यात्रा पर यह अहम फैसला सुनाते हुए जगन्नाथ मंदिर में होने वाली सालाना यात्रा को रद्द कर दिया। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर हम यात्रा की इजाजत देते हैं तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे।